इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर जारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कार्यक्रम में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का दौर जारी, धराली के बाद अब रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली जिले में बारिश से हालात हुए खराब। बद्रीनाथ राजमार्ग नदी में पूरी तरह से डूबा। मसूरी में आने वाले समय में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मसूरी में रोपवे नेटवर्क बनाने की योजना की तैयार। नगर पालिका परिषद के सभागार में हुई थी बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आपदा ग्रसित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को आपदा से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए दिए निर्देश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों, आपदा सचिव और जिला अधिकारियों को रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में भारी बारिश के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। इसके साथ ही उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे, खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। अलग अलग खेलों के लिए उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके। अपने पुराने ओलंपियन को कॉमनवेल्थ और एशियाड में, नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें कोच के रूप में रख करके नई उभरती हुई प्रतिभा को तराशने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं को लिया जा सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आज हर गांव पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर इसीलिए की जा रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जहां खेल विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य कर रहा है, वहीं गांव-गांव में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है, हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है।
और आएगी भी कैसे नहीं। यह देश जब स्वतंत्र था 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने भारत की हॉकी को, भारत के इस राष्ट्रीय खेल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। धराली के बाद अब रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली जिले में बारिश से हालात खराब हो गए हैं। इसी बीच श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच बद्रीनाथ राजमार्ग अलकनंदा नदी में पूरी तरह से डूब गया, जिससे राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। चमोली जिले के देवाल स्थित मोपाटा भूस्खलन क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा राहत कार्य चलाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर डीडीआरएफ की टीम और तहसील देवाल की ओर जाने वाली अवरुद्ध सड़कों को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सोन ने बताया कि रुद्रप्रयाग में 3 जगह के बारे में सूचना मिली है, जहां एक स्थान पर गांव के दोनों तरफ मलबा और पानी आने से लोग फंस गए हैं। वहां मौके पर टीमें खड़ी हैं, लेकिन गांव के अंदर नहीं जा पा रही हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। कुछ लोगों के लापता होने की भी सूचना है, जिनकी खोजबीन जारी है। रुद्रप्रयाग में 3 जगह के बारे में सूचना मिली है। एक स्थान पर गांव के दोनों तरफ मलबा काफी आ रहा है, पानी आ रहा है और लोग फंस गए हैं। तो वहां टीमें मौके पर खड़ी हैं, लेकिन अंदर गांव में नहीं जा पा रही है क्योंकि पानी का बहाव बहुत अधिक है। वहां कुछ मकानों को क्षति की सूचना है और कुछ गौशाला वगैरह की क्षति की सूचना है। दूसरा जखोली में हुआ है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही, वहां एक महिला की मृत्यु की सूचना है। इसी प्रकार से तीसरा जो घटनास्थल है, वहां पे एक बस स्टॉपेज था, वहां पे भी कुछ दुकानें ढहने की सूचना है, दबे होने की सूचना है। एक बस के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। बस के ड्राइवर कंडक्टर, तो बस में कोई आदमी नहीं था, ड्राइवर कंडक्टर ने भाग के जान बचाई अपनी। कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है, उनकी खोजबीन की जा रही है। कहीं आसपास के क्षेत्रों में जहां भी गए हों वहां देखा जा रहा है उनको कहां पे होंगे। इसी प्रकार से चमोली में देवाल में एक मकान टूटने की सूचना मिली है। उस मकान में कुछ पशुओं के दबने की सूचना है और 2 लोगों के गायब होने की सूचना है, उसको देखा जा रहा है और टीमें मौके पर हैं। क्योंकि रास्ता कई जगह से ब्लॉकेज हुआ है, रास्ता बंद है कई जगह से, इसलिए दिक्कत हो रही है टीमों को पहुंचने में। फिलहाल टीमें रास्ते में हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड अब केवल पर्यटक स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड में वर्तमान में 22,000 से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहाँ 37 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 37 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं और इस साल ये संख्या 40 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा को सीमित दायरे से निकालकर एक वैश्विक स्तर पर लाने की दिशा में काम शुरू किया है। अब विदेशी छात्र भी उत्तराखंड में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साक्षरता के मामले में उत्तराखंड अब पूरे भारत में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अब सिर्फ तमिलनाडु हमसे आगे है, लेकिन अगले साल हम उसे भी पीछे छोड़ देंगे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रदेश में लगभग 37 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं और 22,000 स्कूलें हमारे प्रदेश में हैं। अभी हमारे प्रदेश में 37 विश्वविद्यालय हो गए हैं और इस साल 40 हो जाएंगे। टोटल 3 नए विश्वविद्यालय और बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षा का एक बड़ा हब है। पूरे देश विदेश के बच्चे हमारे देहरादून पढ़ने आते हैं, मसूरी पढ़ने आते हैं और नैनीताल पढ़ने आते हैं। हमें ये भी बड़ी खुशी है कि हमारा जो GR है हमारे स्टेट का, वो पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पे आ गया है। अभी तमिलनाडु हमसे आगे है और अगले साल हम तमिलनाडु से भी आगे आ जाएंगे। अभी हम 3 महत्वपूर्ण फोकस शिक्षा पे कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको रैंकिंग में लाया जाए, देश की भी और विश्व के भी।
दूसरा ये है कि जो हमने NEP 2020 को लागू किया अपने स्टेट में, जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को ला रहे हैं हम कि हमारे बच्चे संस्कारवान भी हों, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे बच्चे गीता भी की भी पढ़ाई कर सकते हैं, महाभारत की भी पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, हर विधा में बच्चे निपुण होने चाहिए। इस साल हम कक्षा 9 से अपने लगभग 700 स्कूलों में वोकेशनल क्लास भी शुरू कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ में स्वरोजगार की तरफ भी जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अब हम लगभग 1200 इंटरमीडिएट कॉलेजों में हमने स्मार्ट क्लास भी दे दिए हैं और हर स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा भी दे रहे हैं। टीचर्स की भी जो कमी थी अब हम पूरी कर रहे हैं और पूरे स्टेट में इस समय हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा भी दे रहे हैं ताकि कोई गरीब बच्चा हो, पढ़ाई नहीं कर पाए तो हॉस्टल में पढ़ सकते हैं। में एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं अभी। 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मोदी जी का, 17 सितंबर को, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इन 15 दिन में हम पूरे स्टेट में 225 स्थानों में मेगा जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लगा रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि 1 लाख लोग इसमें ब्लड डोनेशन करेंगे और 4 लाख नौजवान जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में हम इन 15 दिनों में जो 7500 ग्राम सभाएं पूरे उत्तराखंड की है, हर ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं और उस शिविर में लोगों की जांचें फ्री होंगी, उनकी दवाइयाँ वहाँ पे फ्री दी जाएंगी, डॉक्टर प्रत्येक गांव में जाएंगे और ये भी रिकॉर्ड है कि 25 लाख लोगों को उन स्वास्थ्य मेलों में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़ा इवेंट हम 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर करने जा रहे हैं और साथ में एक साल में 2026 तक हम पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में रन करने जा रहे हैं और 2026 तक हम उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज भी रन करने जा रहे हैं। तो हमारे राज्य में अब मेडिकल कॉलेज भी पर्याप्त हो जाएंगे और ये देश का पहला स्टेट है जहाँ की हम 400 बच्चों को MBBS के बाद PG जो है सरकारी खर्चे पे करा रहे हैं ताकि कोई भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो हमारे राज्य में 5 साल जो है सेवाएं दे सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पूरे देश में, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो और चाहे विधानसभाएं हो, कांग्रेस का एक अनोखा ट्रेंड अब आ गया है कि ना संसद चलने दे रहे हैं, ना राज्यसभा चलने दे रहे हैं और ना विधानसभाओं को चलने दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस पे विपक्ष को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि जो जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि जब से भारतीय लोकतंत्र में चुनाव हुए हैं, चाहे राज्यसभा में हुए हों, चाहे लोकसभा के हुए हों और चाहे विधानसभा के, वोट की चोरी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सर्वाधिक अपने कार्यकाल में की हो तो कांग्रेस ने की है। तो कांग्रेस को ये बातें शोभा नहीं देती हैं और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश चौमुखी विकास की ओर जा रहा है। हर गरीब की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार भी लगातार आप देख रहे होंगे कि विकास के काम कर रही है और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में अपनी बात सबको रखनी चाहिए, लेकिन बात कैसे रखनी चाहिए इसका भी सबको ध्यान देना चाहिए। मसूरी में आने वाले समय में ट्रैफिक जाम की परेशानी से राहत मिलने वाली है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मसूरी में रोपवे नेटवर्क बनाने की योजना तैयार की है। इसको लेकर नगर पालिका परिषद के सभागार में एक अहम बैठक भी हुई। बैठक में रोपवे के प्रस्तावित रूट, पर्यावरणीय असर और स्थानीय लोगों की राय पर चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी मौजूद रही। मंत्री ने कहा कि रोपवे शुरू करने से पहले सभी जरूरी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिए जाएं और जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। उन्होंने चेताया कि बिना पूरी तैयारी के उद्घाटन करने से बाद में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी परियोजना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मसूरी में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है, ऐसे में रोपवे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ब्रिजेश
राजेश मिश्रा ने बताया कि रोपवे से पर्यटकों को आसान, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सफर मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे अन्य टूरिस्ट प्लेसेस पर, रिलीजियस प्लेसेस पर रोपवे लग रहे हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि मसूरी एक प्रमुख पर्यटक नगरी है। जिस प्रकार से लगातार मसूरी की आबादी बढ़ी है, होटल्स बढ़े हैं, लाखों टूरिस्ट सीजन में यहाँ पर आता है, हजारों गाड़ियाँ यहाँ पर आती है और हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कभी कोई बड़ी घटना यहाँ भी हो सकती है। उनको कैसे नीचे ही रोक लिया जाए, कम से कम व्हीकल यहाँ पर आएँ, उसके लिए रोपवे होना बहुत ज़रूरी है। और मेट्रो ने 4 स्थानों का सर्वे यहाँ पर किया है और आज स्थानीय स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर एक चर्चा यहाँ पर हुई है। कई बिंदु यहाँ पर सामने आए हैं। मैंने मेट्रो के अधिकारियों से कहा है कि एक बार फिर उसको रिव्यू करें, यहाँ के अध्यक्षा जी के साथ, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और जो सुझाव आए हैं उनको समाहित करते हुए इस प्रोजेक्ट को किया जाए। क्योंकि पूर्व में जो मेरा अपना अनुभव है, जो प्रकुल मसूरी रोपवे जो 527 करोड़ रुपए का हम लेकर आ रहे हैं, वो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे शिलान्यास करने के बाद 2 साल तक हवा में झूलता रहा, क्योंकि बीच में आईटीपी के वहाँ से उसको आना था, जिसकी क्लियरेंस में बहुत टाइम लगा। तो मैंने आपसे कहा है कि आप सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके, पार्किंग का ध्यान करके, उसको रिव्यू करके दोबारा आप लेकर आएँ, क्योंकि अभी कोई ये फाइनल नहीं हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए काम किया जाएगा और आने वाले समय में ये रोपवेज मसूरी के लिए वरदान साबित होंगे। क्योंकि मैंने कहा कि मसूरी भारत का नहीं बल्कि विश्व का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और उसको सुंदर होना चाहिए। यहाँ पे आने जाने के आवागमन के साधन सुगम होने चाहिए। उस दिशा में एक बहुत सुंदर प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जैसे आज पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी यहाँ पे बैठक हुई है और क्योंकि इसके अलावा हमारे पास मसूरी में कोई और विकल्प नहीं है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर योजना हो सकती है मसूरी के लिए। और किस तरीके से धरातल पर उतरेगी, ये आज पूरे स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर के सभी के सुझाव भी आ गए हैं और हमने कंपनी को भी बोल दिया है कि आप जो प्रायोरिटी के तौर पे जो चीज़ें तैयार होनी चाहिए आप उसको पहले तैयार कीजिए, उसके बाद फिर इस काम को आगे बढ़ाइए। लैंड बैंक एक बहुत बड़ा इशू होगा आपके लिए, अगर ये योजना यहाँ पर आती है तो आप ही को उपलब्ध करानी पड़ेगी। देखिए, जहाँ पे नगर पालिका की भूमि होगी वहाँ पे नगर पालिका उपलब्ध कराएगी, लेकिन जहाँ पे प्राइवेट लैंड होगी वहाँ पे कंपनी अपने स्तर पे उसको देखेगी। नगर पालिका पूरा सहयोग के लिए तैयार? बिल्कुल, नगर पालिका पूरा सहयोग के लिए तैयार है। हम लोगों ने मसूरी में रोपवे प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कि 4 मुख्य लाइनें हैं और जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी थे, माननीय अध्यक्षा जी नगर पालिका परिषद की थी और कुछ और गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ ट्रेड एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, बिजली विभाग के अधिकारी, जल विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और शासन से हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी भी सब यहाँ पे थे। प्रेजेंटेशन दिया गया, अपने कंसर्न उन्हें बताए गए और हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि हम लैंड जो हमने आइडेंटिफाई की है एक बार फिर से भी मीटिंग करेंगे ट्रेड एसोसिएशन और लोकल रेजिडेंट एसोसिएशन के साथ, और अगर उसमें कोई अलाइनमेंट में बदलाव अगर सजेस्ट होता है तो हम निश्चित रूप से वो करेंगे। और आज हमने
मंत्री जी को भी बताया कि हम लोग पास एक्सपीरियंस है कि हम फॉरेस्ट लैंड और डिफेंस लैंड को भी हैंडल हमने किया है अपने पुराने प्रोजेक्ट में, और यहाँ देहरादून में भी हमें डिफेंस की 4 हेक्टेयर लैंड के लिए एनओसी मिल गई है। और यहाँ पे भी हम निश्चित रूप से जो भी लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, जो सबके सहमति से अलाइनमेंट जो फाइनल करेंगे हम लोग, वो हम उसको करते हुए लैंड, सबसे पहला हमारा फोकस लैंड पे है। और इसके बाद आज हमने माननीय अध्यक्षा मैडम ने जो कहा कि पार्किंग होना चाहिए, तो पार्किंग के लिए भी अगर लैंड आइडेंटिफाई हो जाती है और वो कहती हैं कि, तो हमने वो उस चीज़ को भी पार्किंग के लिए शासन के पास हम उसका प्रस्तुत करेंगे। और माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में चूँकि सब कुछ बातें हुई हैं, तो वो भी शासन प्रशासन को इस बारे में उचित आदेश देने का कष्ट करेंगे। रोप पे लाने की योजना है। अब इसमें जो 4 प्रमुख लाइन है इसमें, पहली लाइन तो है हमारी कार पार्किंग से लेके, पहली हमारी है लाइब्रेरी चौक से जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि 3.7 किलोमीटर की है, जो कि सबसे बड़ी है। दूसरी लाइब्रेरी चौक टू लाल टिब्बा है, ये 2.83 किलोमीटर का है। और तीसरा है कैमल बैक रोड टू कैम्प्टी फॉल, ये है 4.67। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी लाइन है, लेकिन इसमें आज कुछ सजेशन दिए गए हैं, इसको हम फिर से रिव्यू करेंगे इस लाइन का अलाइनमेंट पे ऊपर। फिर जॉर्ज एवरेस्ट टू भद्राज टेम्पल, ये हमने अभी के प्रपोजल में नहीं जोड़ा है, लेकिन ये जब हमारे ये 3 रोपवे जब हो जाएंगे तब इसको हम फ्यूचर में टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की जनभावना है कि ये एक ही बलराम जी का मंदिर है और यहाँ पे भी अप्रोच होनी चाहिए। और एक है मल्टी लेवल पार्किंग से चिक चॉकलेट, ये सबसे छोटी है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ ऑलरेडी पार्किंग से हम एक ऐसी जगह कनेक्ट करेंगे जहाँ पे करीब 150 से ज़्यादा होटल हैं। तो ये सब चीज़ें आज हमने इनको प्रेजेंटेशन बताई। कई हर्डल्स आनी है, एनजीटी का बहुत बड़ा रोल होता है मसूरी के लिए, तो इसको लेकर किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि जो भी हम कार्य करेंगे वो सभी कानून के दायरे में रह के करेंगे। एनजीटी ने हमें दिल्ली मेट्रो में भी जगह जगह उन्होंने सजेशन दिए, गाइडेंस दिए, और हमारा वहाँ कोई प्रोजेक्ट रुका नहीं। और वही कार्य पद्धति, चूँकि हम लोग सब वहीं के हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करके आए हैं, सब हैंडल किया हुआ है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों को साथ में लेके चलेंगे। और अगर उनके जो सजेशन होंगे, क्योंकि एक जो भी कार्य करना है कानून के दायरे में, सरकार का काम है, कानून के दायरे में होगा, और हम उनका भी सहयोग लेके ही आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आपदा ग्रसित क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को आपदा से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार भी पूरी आक्रामकता के साथ विपक्ष को जवाब देने में जुटी है। इसी क्रम में गणेश जोशी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। मंत्री ने दावा किया कि 2013 की आपदा के समय तत्कालीन सरकार 3 दिन तक सोई रही थी, जबकि आज की सरकार किसी भी आपदा पर तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर जाकर राहत कार्यों का निरीक्षण करते हैं और प्रभावितों से सीधे संवाद करते हैं। आज विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं। अगर याद होगा, जब 2013 में आपदा आई थी तो 3 दिन के बाद सरकार की नींद खुली थी। लेकिन आज चाहे धराली की आपदा हो, चाहे पौड़ी की आपदा हो, चाहे थराली की आपदा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है, लोगों की मदद करता है, उनको राहत देता है। तो कांग्रेस को लगता है कि आज सरकार को हम यहाँ भी नहीं घेर सकते, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी जो हमने आपदा पे चर्चा की बात की तो उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया। तो इसी प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो हर चीज़ का आकलन कर रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी वो क्या करती थी, आज भाजपा सत्ता में है तो वो क्या कर रही है। तो आने वाले समय में उसका हिसाब किताब भी इनसे करेंगे। देखिए, हरक सिंह जी क्या कहते हैं, हरक सिंह जी क्या बोलते हैं, जो सुबह कुछ और बयान देते हों, दिन में एक और बयान देते हों, शाम को कुछ बयान देते हों, अगले दिन कुछ और बयान देते हों। जिन्होंने कई दलों को बदली किया है, कल तक कांग्रेस को गाली देते थे जब भाजपा में थे, आज बीजेपी को गाली दे रहे हैं, और क्या पता कल सुबह फिर बीजेपी में आ जाए।
तो ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, उनकी बातों का कोई वजन भी नहीं है और उनके बारे में कोई सीरियसली सोचता भी नहीं है। बस देखिए, ये तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बनता है उस दिन से शुरू हो जाती है चर्चा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थिर है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार अच्छा काम कर रही है और कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम इस सरकार ने किए हैं। आज नकल अध्यादेश जैसा, धर्मांतरण कानून जैसा कानून हमारी सरकार लाई है। यूसीसी लागू करने वाले उत्तराखंड सरकार है। सरकार के हर वर्ग के हित में इस सरकार ने काम किया है। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के ठीक नीचे बनी तामाखानी टनल में पानी का रिसाव बड़ी तेजी से लगातार जारी है। टनल के अंदर कई जगह तेज जलधारा फूटी हुई है, लेकिन प्रशासन द्वारा टनल को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी दौरे पर आए कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे गंभीर मामला बताया है। इस टनल में जिस तरह पानी निकल रहा है वो एक बड़ी आपदा के कारण बन सकता है। उन्होंने सरकार से टनल की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की। वहीं जिलाधिकारी उत्तरकाशी का कहना है कि उनके द्वारा जल विद्युत निगम एवं सिंचाई विभाग के द्वारा इस टनल की जांच की रिपोर्ट मंगवाई गई है। अभी जानकारी मिली है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जानकारी देने वालों को। और ये वर्णावत वाला मामला ये चिंताजनक हो रहा है और मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वर्णावत भी एक नए संकट की तरफ, नए आपदा की तरफ बढ़ रहा है और अभी से तत्काल उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वर्णावत पर्वत में कम से कम पानी जाए और इस समय जो आज इस समय तत्कालिक खतरा है उस खतरे का निपटान किया जाए। तांबाखानी टनल में जो पानी का एक धार दिख रही है, वैसे पानी का सीपेज उसमें पहले से है और वो पहले से इस तरह भी है कि जो ऊपर वाटरशेड है वरुणावत का, वो कहीं ना कहीं सीपेज देता है। और जब ये टनल बनाई गई, जो मैंने पूछा अर्ली 2000 में, तो उसमें ये इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था डीपीआर में, क्योंकि ये वाटरशेड एरिया है तो सीपेज इसमें रहेगी। तो टनल को डिज़ाइन ही उस तरह से किया गया था कि सीपेज रहेगा और वो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन भी देता है कि जो पानी का फोर्स है वो टनल को ऊपर की तरफ से, मतलब पहाड़ की तरफ से डिस्टर्ब ना करे। इसमें मैंने UJVNL, इरिगेशन, दो एजेंसी से मैंने अलग अलग रिपोर्ट मांगी थी, तो दोनों की रिपोर्ट में अभी यही आया है मुझे, जो लिख के दिया उन्होंने, कि उन्होंने जो परीक्षण किया है उसमें अभी संभावना कम है कि उसको नुकसान होगा, परंतु पानी अधिक होने की वजह से मैंने EO को बोला है कि समय समय पर वो पानी अधिक हो रहा है तो उसका वो ड्रेनेज कराते रहे। और साथ ही चूँकि काफ़ी पुरानी सुरंग है और पानी का एक नया सोर्स भी दिख रहा है उसमें, तो मैंने अभी NHI को लिखा है कि वो अपना एक सर्वे कराने, अपना एक्सपर्ट भेज लें कि इसके लिए क्या समाधान हमें करना है कि तांबाखानी में किसी तरह की दिक्कत हमें देखने को ना मिले। सर वो हैंड ओवर भी नहीं किसी को? हैंड ओवर वाला मुझे जानकारी अभी हुई है, मेरी जानकारी में तथ्य नहीं था, क्योंकि काफ़ी पुरानी सुरंग है। किन वजहों से ये हैंड ओवर नहीं हो पाई है तो उसको मैं दिखवा रहा हूँ। ये मेरा पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि इसकी सुरक्षा पहले हो जाए और उसको हैंड ओवर कराने के लिए चाहे इरिगेशन या PWD या BRO, उन तीनों एजेंसी के साथ मुझे बैठकर इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। सर जैसे गंगा और था तो नीचे दोनों सड़कें हमारी थी, अब दोनों नेशनल हाईवे भी है, बॉर्डर रोड भी है, तो उसमें जब DM साहब से पूछा गया कि भाई ये इसको आप रोक सकते, तो उन्होंने साहब मजबूरी जाहिर की थी। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि ये एक बाईपास के लिए सैंक्शन की गई थी कि इधर से बाईपास भी होना चाहिए, एक वैकल्पिक मार्ग। हाँ, अब आता हूँ मैं तांबाखानी सुरंग पे। TSDC एक अपने आप में एक भारत की एक स्वर्णिम वो है, एक प्रतिष्ठान है जिसने वो टिहरी डैम जैसा एक बहुत बड़ा डैम बनाया और बहुत आज जो हिंदुस्तान को बहुत काम आ रहा है, उसने वो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी। और जो आपकी जो सुरंग है, जब वो सुरंग बननी शुरू हुई थी तो उसमें सरकार बदल गई थी राज्य में, माननीय मुख्यमंत्री खन्नूरी जी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन खन्नूरी जी इस जिद पे अड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि जो पैसा 6.5 करोड़ रुपया आपको तांबाखानी सूट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मैंने मतलब सैंक्शन है, उससे 1 रुपया हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे। आप उसमें सुरंग बनाओ, चाहे उसमें ट्रीटमेंट करो। सूट ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण ये सुरंग बनी थी और इस सुरंग में 6.5 करोड़ रुपए में, जबकि अंदर जैसे 8 मीटर अंदर घुसे थे तो पूरा पहाड़ कच्चा है, तो इसलिए फिर वो सेफ्टी मेजर्स लेके रिब लगा के जाना पड़ा। तो 6.5 करोड़ से 9 करोड़ रुपए इस सुरंग में खर्चा आया था।
और उस समय तक उसके बाद ये क्या करा गया कि वो उसके बाद पैसा नहीं दिया गया, तो सरकार बदल गई, सत्ता है। मसूरी में 7वां श्री गणपति महोत्सव पूरे श्रद्धा उल्लास और भक्ति के वातावरण में आरंभ हुआ। इस पावन अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने विशेष रूप से भाग लिया और भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए भावुक मन से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं भगवान गणेश को संकट मोचन कहा जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति दे और जिन लोगों ने इन आपदाओं में अपने प्राण गंवाए हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मंत्री ने कहा कि गणेश उत्सव केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। पूरे देश के अंदर गणेश उत्सव की तैयारी चल रही है और आज सनातन धर्म मंदिर में गणेशोत्सव मंदिर समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला है। कहा जाता है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश जी को विघ्न का हरने वाला बताया गया है और इस अवसर पर मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जितने विघ्न आ रहे हैं, आज पूरा देश आपदा से जूझ रहा है, जगह जगह आपदा आई है, कई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं। तो मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सारे विघ्नों को, हमारे संकटों को हरे, हम लोग सुख समृद्ध रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। और इस आयोजन के लिए इस समिति के एक एक पदाधिकारी का, उसके सदस्य का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर ग्राम सभा पूछड़ी में आयोजित खुली बैठक में ग्रामीणों ने समस्याएं रखते हुए उनका समाधान करने की मांग की। खुली बैठक में आई कुछ समस्याओं का मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समाधान भी किया। क्षेत्र की ग्राम प्रधान नरगिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने, नाली, सड़क का निर्माण एवं पेयजल एवं बिजली व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स।